हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स में जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट टैक्स है, चाहे वो बीएमएस के हो, बैफ के हो, बीकॉम के हो, बीएमएम को हो, बीएफएम के हो, जो भी डिग्री कोर्सेज में अगर आप हैं उनमें अगर आपको टैक्स, इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स अगर टॉपिक आता है, क्योंकि इनकम टैक्स दो पार्ट में है, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर आपको डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट है तो जिनको भी है वो सबके लिए हेल्पफुल करेगा ये। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? हम इंडिया में रहते हैं तो हमको रोजी रोटी चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं पे जॉब करना पड़ेगा, कुछ इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। तो वो इनकम जो जनरेट होगी वो कहां से होगी? कहीं पे जॉब करके या बिजनेस करके, है ना, किसी अदर सोर्स से। तो जो भी इनकम हमें जनरेट होती है उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट हमसे क्या करती है? हमें कहती है कि हमें उसके ऊपर सम पार्ट ऑफ इनकम गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं टैक्स, जो मैंने अपने पीछे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स हमारे इनकम में से निकल के जा रहा है ना बच्चों, किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको टैक्स तभी भरना है जब यू आर सेटिस्फाइड द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिया। अगर आप अपने भारत देश के रहवासी हो, अगर आप इस स्टेटस को सेटिस्फाई करते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे वो इनकम आप इंडिया में रह के कमा रहे हो या चाहे आप अब्रॉड में रह के कमाते हो। कहने का मतलब हमें इनकम, अपने इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट को टैक्स हम कब देंगे? जब हम अपना रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव कर लेंगे। अगर हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव हो जाता है कि वी आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम इंडिया के ही रहवासी हैं, तो हम लायबल हैं किसके लिए? गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए। सो इसी को कहते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस इज वन टाइप ऑफ कैलकुलेशन विच इज मेड बाय गवर्नमेंट। जो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। क्यों करती है? फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स को कलेक्शन करने के लिए जो मेथड से हमारा गवर्नमेंट क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल का स्टेटस फाइंड आउट करता है, उसी को कहते हैं दैट इज अ रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल मतलब यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, आप इंडिया के रहवासी होने चाहिए। ये मैंने आपको एक कॉमन लैंग्वेज में बताया। तो अभी हमें किसका देखना है? इंडिविजुअल का देखना है। ये आईपीसीसी वाले स्टूडेंट्स को भी टैक्स है, उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमें कुछ कंडीशन प्रूफ करनी पड़ती है। तो कंडीशन जो है, रेसिडेंशियल स्टेटस अगर मैं प्रूफ करना चाहता हूं तो मुझे कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो कंडीशन कैसे? ये बोलते हैं कि भाई अगर दो कंडीशन बोलते हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। फर्स्ट वाला बोलता है कि अगर आप बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, बेसिक कंडीशन, तो आप क्या कहलाओगे? आप अगर सेटिस्फाई होता है, ये टिक मतलब राइट मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम कहे जाएंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के रहवासी माने जाएंगे। अगर हम बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किए, बराबर, इसको मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूं। देखो, ये रहा इसका दो पार्ट। एक, अगर मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं और अगर मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं,
अगर मैं इसको सेटिस्फाई कर रहा हूं तो मैं बोला जाऊंगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का रहवासी मैं बोला जाऊंगा। और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं बोला जाऊंगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का रहवासी नहीं बोला जाऊंगा। बराबर, दो कंडीशन है, बेसिक है, बेसिक के बाद है, इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, एलिब्रेट एक्सटेंड करता हूं। ये सेकंड वाली है, इसको मैं बोलूंगा एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन भी बोलता है अगर मैं सेटिस्फाई कर लिया और नहीं किया, कर लिया नहीं किया तो क्या बोला जाएगा। अगर मैं कर लिया तो मैं रेसिडेंट तो हूं, तो क्या बोला जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाऊंगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाऊंगा मैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाऊंगा। और अगर नहीं हुआ तो मैं नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बराबर, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी। पहली बात तो ये समझो, अगर गवर्नमेंट बोलती है हम आपका रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, वो बोलती है अगर आप बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो यू आर अ रेसिडेंट। अगर बेसिक सेटिस्फाई हुआ तो ये एडिशनल लगेगा, ये सेटिस्फाई होना चाहिए बेसिक, ये सेटिस्फाई होगा तो ही ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मतलब बेसिक अगर सेटिस्फाई हुआ तो एडिशनल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और अगर बेसिक सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो तो आएगा नहीं। तो हमें दो कंडीशन देखनी है, हमें दो कंडीशन चेक करनी है, एक बेसिक कंडीशन, दूसरा क्या बोला, एडिशनल। सबसे पहले बेसिक चेक करेंगे, अगर बेसिक सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई हो रहा है तो हम एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। अगर बेसिक सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम एडिशनल चेक नहीं करेंगे। बराबर, कोई डाउट है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और उससे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें। आपकी जितनी भी क्वेरी है आप कमेंट करें, हम उस कमेंट में आपको उसके लिए नए नए वीडियो बना के हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, कॉस्टिंग से रिलेटेड हो, एफएम से रिलेटेड हो, एफएस से रिलेटेड हो, टैक्स से रिलेटेड हो। बराबर, जो भी आपकी क्वेरी है आप उसमें डाल कमेंट करिए हमें, ताकि हम आपके लिए और नए नए वीडियो बनाकर अपडेट करते रहें। तो भारत सरकार क्या बोलता है, इंडियन गवर्नमेंट बोलती है आपको टैक्स तभी भरना है जब आप क्या होंगे, आप जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। दो कौन सी, एक तो पहली बेसिक, दूसरी एडिशनल। बेसिक अगर सेटिस्फाई हुई तो ही एडिशनल चेक करना है। बराबर, मैं मेजर हुआ ही नहीं है ना, तो मैं दूसरे चीज के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ। अगर छोटा सा बच्चा 1 साल का है तो क्या वो स्कूल जा सकता है? नहीं जा सकता। जब तक 2, 2.5 साल, 3 साल क्रॉस नहीं होगा तब तक वो स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वैसे क्या हुआ, बेसिक अगर सेटिस्फाई होता है तो यू आर एलिजिबल फॉर एडिशनल कंडीशन। बराबर, सो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर बेसिक सेटिस्फाई होता है तो बोला जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर बेसिक सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बोला जाएगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिक सेटिस्फाई हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, बेसिक सेटिस्फाई हुआ तो आगे बढ़ने का लिखेंगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ, बराबर, एडिशनल सेटिस्फाई हुआ तो बोलेंगे रेसिडेंट तो है ही है, ये हुआ तभी तो वो देख रहे हैं ना, ये होगा तभी वो देखेंगे हम। मतलब ये बेसिक सेटिस्फाई अगर हो रहा है, ये मैं बोल रहा हूं, ये अगर सेटिस्फाइड हुआ तो ही हमें एडिशनल चेक करना है। बराबर, तो अगर हम रेसिडेंट हो चुके हैं
मतलब वी आर रेसिडेंट, बट अगर एडिशनल भी सेटिस्फाई हो गया तो बोले जाएंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर नहीं हुआ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हुआ तो रेसिडेंट बोले जाएंगे, रेसिडेंट बोला जाएगा रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। रेसिडेंट भी है ऑर्डिनरी भी है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर नहीं हुआ तो एडिशनल सेटिस्फाई नहीं हुआ तो रेसिडेंट तो बोले जाएंगे प्लस नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बोले जाएंगे हम लोग, बराबर। तो ये हो गया हमारा दैट इज कंडीशन। अभी मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले हमें चेक करना है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन सबसे पहले बोलता है स्टे इन इंडिया। स्टे इन इंडिया, इंडिया में रहना चाहिए वो 182 डेज, 182 दिन, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस मतलब पिछले साल, क्योंकि मैं इस साल, अभी हमारा क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 अप्रैल से, ईयर कितने साल के होते हैं? चलो बताओ पहले, ईयर कितने साल के होते हैं? हाँ बोलिए, बनारस वाले भैया बताइए। हाँ क्या? हाँ पहला बोला उन्होंने कैलेंडर ईयर बोला है ना, कैलेंडर ईयर। दूसरा भोपाल से बताएं, चलो उन्होंने बताया क्या, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। और मुंबई से बता रहे हैं लीप ईयर बता रहे हैं। अरे भैया वो लीप ईयर नहीं काटो, वो इसमें ही आता है, लीप ईयर इसमें ही आता है। और कौन? हाँ थर्ड आएगा अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अकाउंटिंग ईयर जो होता है, मुझे एक बिजनेस चालू करना है, इसके ऊपर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मुझे एक बिजनेस चालू करना है, तो मैं पंडित जी के पास गया, पंडित जी को मैंने दिया, भाई ये पत्रा लो और विचारो उसमें मुझे कि पंडित जी कौन सा मुहूर्त अच्छा है जिसमें मैं बिजनेस स्टार्ट करूं अपना। तो पंडित जी ने देखा और बताया कि भैया आप चालू करिए 1 जुलाई को, बराबर। तो उन्होंने डेट दिया क्या, 1 जुलाई। तो मेरा स्टार्टिंग ही क्या हो गया, बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई से। ये 1 जुलाई से लेकर टिल 12 मंथ यहां तक जाएगा, पूरा 12 मंथ तक, जिसमें बहुत सारे बिजनेस वाले हैं जो क्या करते हैं, दिवाली में, होली में, जन्माष्टमी के दिन क्या करते हैं, अपना बिजनेस ओपन करते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उनका अकाउंटिंग ईयर काउंट किया जाता है, क्योंकि साल 12 महीने का होता है ना, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो अकाउंटिंग ईयर एक, चाहे जब से हो, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन से लेकर 12 महीने तक, 12 months we will counting as a accounting year, बराबर। तो ये हमारे 3 ईयर हुए। और टैक्सेशन हमारा क्या करता है, फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप चाहे कुछ भी करो, वो बोलेंगे नहीं आपको फाइनेंशियल ईयर से देखना है। भले आप बिजनेस यहाँ चालू किए तो वो बोलेंगे यहाँ से लेकर 31 मार्च तक आपका 1 साल हो गया, फिर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च आपका नेक्स्ट ईयर बनेगा, बराबर। तो अभी हम किस ईयर में हैं, हाँ जो भी है, फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल मैं हूं 20 चल रहा है ना, 1 अप्रैल, ये लॉकडाउन का पीरियड है ना। तो हमारा लॉकडाउन पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से, ये जो चालू है अभी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, बराबर। इस साल, अभी ये साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है,
इस साल में मेरी इनकम कितनी होगी मैं डिफाइन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इस साल को बोलेंगे असेसमेंट ईयर, बराबर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर को बोलते हैं करंट ईयर, करंट ईयर असेसमेंट ईयर। अब इसके पीछे क्या था? इसके पीछे था 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। ये जो साल था वो गया, वो जा चुका है, बराबर। जस्ट अभी करंट के पिछले वाले साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो ये हमारा क्या बन गया? दैट इज प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ये हो गया असेसमेंट ईयर, ये हो गया जिस साल में आप हो वो आपका असेसमेंट ईयर है, और उसके जस्ट पीछे वाला साल हमारा क्या बन जाएगा? प्रीवियस ईयर बन जाएगा। तो यहां क्या बोला? स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। तो आपके अकॉर्डिंग आप जिस साल में रहेंगे आपका जो प्रीवियस ईयर होगा वही दिया देखा जाएगा। और बोलता है स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर इन previous year and second stay in इंडिया में रहना चाहिए 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग, कौन सा डिंग डिंग बोला मैं? प्रीसीडिंग बोला, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब ये बेसिक कंडीशन हुआ। मतलब बोलता है या तो ये या तो ये यहां पे बीच में और आया ना, और मतलब या तो ये सेटिस्फाई करो या तो ये दोनों करो। यहां पे बीच में एंड है, और एंड में फर्क होता है। और मतलब अथवा, एंड मतलब और, इसके साथ में ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये होना चाहिए या तो ये सेटिस्फाई हो या तो ये दोनों सेटिस्फाई हो, तो ही दोनों होनी चाहिए, कंपलसरी है। तो हमारा बेसिक कंडीशन क्या बोलता है? स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल में वो जिस बंदे की, जिस व्यक्ति की, जिस पर्सन का, जिस इंडिविजुअल का हम लोग क्या कर रहे हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट कर रहे हैं। वो प्रीवियस ईयर में कितना दिन होना चाहिए? 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए कम से कम। 181 रहेगा तो नहीं चलेगा, 182 और या तो उससे ज्यादा 200 दिन, 250 दिन, है ना, ऐसा 182 या 182 के ऊपर होना चाहिए, रहना चाहिए। नहीं रहा तो ये नहीं हुआ सेटिस्फाई, तो हम ये दोनों देखेंगे, ये दोनों चेक कर लेंगे। पहला, स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। अब फिर क्या बोला? ये नहीं हुआ ना, तो ये देखो प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 60 दिन रहना चाहिए प्रीवियस ईयर में, 60 डेज होना चाहिए। स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल कितना दिन रहना चाहिए? 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा। फिर क्या बोला? स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़कर पिछले 4 साल में, जैसे मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 1920 है, तो मैं ऐसा बोलूंगा मेरा प्रीवियस ईयर है 1920, बराबर 1920। तो इसका जो ईयर हम नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ डेज बोल रहा है,
इधर भी डेज, इधर भी डेज, तो जो यहाँ का प्रीवियस ईयर का नंबर ऑफ डेज काउंट होगा वो इसमें आएगा, इसमें आएगा। इसको छोड़कर, प्रीसीडिंग मतलब इसको छोड़कर पिछले पीछे जाओ, दैट इज 18 19, 17 18, 16 17 और 15 16, 1 2 3 4, मतलब यहां से 2015 से लेकर यहां तक इनके नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे हम, तो हमें कितना होना चाहिए टोटल? 365 डेज होना चाहिए और या तो उससे ज्यादा। ये दोनों अगर सेटिस्फाई होता है तो माना जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझा? या तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो ये, अगर ये हो गया तो ये नहीं देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये हो गया पहला वाला 182, 200 डेज दिया है, मिस्टर एक्स वो 200 दिन था इंडिया में, ऐसा बोल दिया प्रीवियस ईयर में, तो ये कितना है? 182 है ना, 200 से ज्यादा, मतलब 200 इससे ज्यादा हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। तो जब ये सेटिस्फाई हो गया तो ये दोनों देखने की जरूरत नहीं है, बराबर। अगर ये नहीं है, जैसे उसने बोला कि वो 120 डेज है इंडिया में, मिस्टर एक्स 120 डेज है, तो इधर 182 है ना, 120 हो रहा है, नहीं हुआ तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो अभी ये देखने का 120 60 डेज से ज्यादा है, ये सेटिस्फाई हुआ, और प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 साल में इनका डेज कैलकुलेट करने का, बराबर। अगर वो 365 डेज से ज्यादा है तो ये भी सेटिस्फाई हुआ, तब ये भी होगा, और ये जब दोनों सेटिस्फाई हो गया है ना, तो माना जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब हम ये कंक्लूजन दे देंगे कि ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझे? इन दोनों में से अगर कोई भी एक सेटिस्फाई हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, यहाँ पे काउंट किया 300 डेज आ रहा है, ये चारों का टोटल, ये जो है ना, ये इनका काउंट किया अपन, कितना आ रहा है? 300 दिन आ रहा है, ये सेटिस्फाई है, ये नहीं है, तो नहीं हुआ, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब अपन ये कंक्लूजन दे देंगे, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बराबर। फटाफट देख लो, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, बराबर। मैं आगे चलता हूं। फिर हम आएंगे, अगर बेसिक सेटिस्फाई हो गया, बराबर, तो हम आएंगे एडिशनल कंडीशन के ऊपर। एडिशनल कंडीशन, बेसिक सेटिस्फाई होगा तो एडिशन पे जाने का। ये क्या बोलता है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 years or more in preceding 10 previous year, 10 previous year, and सेकेंड बोलता है स्टे इन इंडिया 730 days or more in preceding 7 previous year। बेसिक अगर सेटिस्फाई हुआ तो हम एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है कि वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए 2 साल कम से कम, दैट इज 2 years। बराबर। और यहां पे बोला है 365
730 डेज होना चाहिए, और यहां पे बोला कि भाई क्या होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए 10 साल में, और यहां बोला है 7 साल में। वो इंडिया का रहवासी होना चाहिए 2 साल कम से कम। 2 साल मतलब 1 साल 182 डेज, नहीं तो हम 60 डेज का भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे लो लिमिट किसकी है, 60 डेज। तो आप 1 साल कम से कम 60 दिन का काउंट करेंगे, वो भी 10 साल में। बोला प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर, पिछले 10 साल, प्रीवियस ईयर को छोड़कर 10 साल पीछे जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे। जिस साल में 60 डेज के नीचे होगा वो साल नहीं काउंट करेंगे, वो साल में नहीं है। 60 डेज के ऊपर जिनका भी रहेगा उनको काउंट करने का। जितने साल है, कम से कम 2 साल होना चाहिए रेसिडेंट को इंडिया में। 10 साल में 2 साल रहना चाहिए, इंडिया का रहवासी होना चाहिए। सो रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 years और मोर इन प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर। 2 साल रहना चाहिए 10 साल में। 10 साल में 2 साल इंडिया का रहवासी होना चाहिए। एंड क्या बोला, स्टे इन इंडिया, इंडिया में रहना चाहिए 730 दिन और मोर इन प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर। पिछले 7 सालों में, पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़कर 7 सालों में 730 दिन इंडिया का रहवासी होना चाहिए, वो इंडिया में रहना चाहिए। तो वही करेंगे हम, प्रीवियस ईयर को छोड़कर 7 साल का नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। 730 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए। एक सेटिस्फाई हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो बोला जाएगा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हुआ, ये भी सेटिस्फाई हुआ, तब हम लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। क्या कंक्लूजन देंगे, बेसिक सेटिस्फाई हुआ, एडिशनल सेटिस्फाई हुआ, तो जो भी पर्सन है उसका नाम लिखेंगे, है ना। He is a satisfied, ऐसा लिखेंगे। जो जैसे मिस्टर एक्स है तो लिखेंगे मिस्टर एक्स satisfied his basic as well as additional condition in previous year। बराबर, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, प्रीवियस ईयर में बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, फुल स्टॉप, कभी प्रीवियस ईयर में। हेंस, बराबर, पहले हम बताएंगे कि हाँ वो सेटिस्फाई कर रहा है बेसिक और एडिशनल। उसके बाद हेंस ही इज अ रेसिडेंट, बेसिक सेटिस्फाई किया तो क्या बोला जाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब उसने एडिशनल भी कर लिया तो रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। ही इज अ रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो इंडिया का क्या है, रेसिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। एडिशनल नहीं किया तो रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो है लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, बराबर। ये हमारा क्या हुआ, सिर्फ अभी थियरी पार्ट खत्म हुआ। फटाफट देखें, जो भी कमेंट हो कमेंट में बताएं, फटाफट प्रॉब्लम्स आप कमेंट करें हमें।